हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम लोग पहले ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो यार ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हमने पूरा इसको स्ट्रक्चर वे में बनाया है कि कैसे आपको एक रिजोनेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, सारे कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करेंगे और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो यार आपका कोई भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट से फंसने वाला नहीं है। ठीक है, तो यार शुरुआत करते हैं केस नंबर 1 के साथ। आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, फिर उसके बाद रिजोनेटिक कंपाउंड के स्टेबिलिटी की ओर चलेंगे। देखिए, जितने भी रिजोनेटिक कंपाउंड होते हैं या फिर रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी नॉन रिजोनेटिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिएगा, आपको क्या दे रखा है CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड एंड CH2। तो यहाँ पर क्या है, चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, मतलब कि यहाँ पर रिजोनेंस हो रहा है और यहाँ पर रिजोनेंस नहीं हो रहा है। तो ये एक रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है जबकि इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है। तो यानी स्टेबल कौन सा ज्यादा हो जाएगा, ये, क्योंकि रिजोनेटिक स्ट्रक्चर हमेशा नॉन रिजोनेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अगर आपको कहीं भी एरोमेटिक कंपाउंड दे रखा है तो वो हमेशा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होता है। अगर मैं बात करूं एरोमेटिक कंपाउंड्स में तो यार सबसे पहले जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है एरोमेटिक कंपाउंड की, फिर होती है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की और उसके बाद होती है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। ऐसा क्यों होता है? जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिजोनेटिक स्ट्रक्चर के होल स्क्वायर के बराबर होती है, जबकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की ओनली नंबर ऑफ रिजोनेटिक स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में बेसिकली क्या होता है कि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ रिजोनेटिक स्ट्रक्चर के। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? एरोमेटिक कंपाउंड। इसको कुछ एग्जांपल्स में देख लेते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है, ये कंपाउंड देखे अगर इसको ध्यान से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा होगा, मतलब कि ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, पॉजिटिव चार्ज है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि ये क्या होगा, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद इस कंपाउंड में बात करें तो यहाँ पर पूरे रिंग में रिजोनेंस नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर इनकी स्टेबिलिटी आर्डर की हम बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट होगा, देन थर्ड होगा एंड देन सेकेंड होगा। उसके बाद अगले कंपाउंड में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेंजीन है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इस वाले एरिया में कोई भी रिजोनेंस या कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा होगा, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, एरोमेटिक कंपाउंड की। इसके बाद अगले एग्जांपल्स में अगर ध्यान दे तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा होगा, तो ये क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर यहाँ बात करें तो 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टेबल कौन सा ज्यादा हो जाएगा, पहला वाला कंपाउंड। अब उसके बाद बात कर लेते हैं केस नंबर 2 के बारे में। यहां से आपका स्टार्ट होता है एक्चुअल स्टेबिलिटी ऑफ द रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम यही देखेंगे, अगर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड दिख गया हमें, वो क्या देखेंगे कि अगर किसी रिजोनेटिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड्स जितने ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि पाई बॉन्ड्स या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड, अगर इस टाइप में रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब अगर आपको कोई रिजोनेटिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं तो सबसे पहले हम उसमें ये चेक करेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर डबल बॉन्ड किसमें ज्यादा हैं। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे होगा, एग्जांपल्स में बात करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपको दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, तो यानी 2 पाई बॉन्ड है इसमें।
ठीक, यहाँ पर देखें तो एक ही पाई बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो स्टेबल कौन सा ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। सेम है इस केस में, अगर देखें एक पाई बॉन्ड है, रिजोनेंस हो रहा है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जबकि इस वाले कंपाउंड में अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, तो स्टेबिलिटी इस वाले की ज्यादा हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं केस नंबर 3 की। अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन सेम है तो जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा रिजोनेंस के फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज स्ट्रक्चर। मतलब कि जैसे आपके पास कोई रिजोनेटिक स्ट्रक्चर दे रखा है और उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, मतलब पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज, वो हमेशा लेस स्टेबल होगा जिसमें कोई चार्ज नहीं है। जैसे इस रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं है, मे बी लोन पेयर प्रेजेंट है या कोई और है, या फिर पाई सिंगल पाई रिजोनेंस हो रहा है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, जबकि इसमें चार्ज है, तो स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर इस कंपाउंड में बात करें फिनाल में, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर इधर रिजोनेंस हो रहा होगा, जबकि इस कंपाउंड में बात करें पाई सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, यानी कि यहाँ भी रिजोनेंस हो रहा है पूरी रिंग में, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, चार्ज आ गए हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज आ गए हैं। तो हमने बताया न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज, यानी कि फिनाल का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल की। यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसके लोन पेयर ने रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाया, बट इस रिजोनेंस में प्रॉब्लम क्या आ गई कि चार्ज प्रेजेंट है। अगर चार्ज प्रेजेंट है तो वो लेस स्टेबल होगा, मतलब कि पहला वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सेम केस इस वाले में क्या दे रखा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जबकि ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन अगर ब्रेक होगा तो ये इधर रिजोनेंस करेगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें चार्ज आ गए, मतलब कि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब अगला केस कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और उसके बाद दोनों कंपाउंड पर चार्ज है, फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तब हम क्या देखेंगे, अगर दोनों स्ट्रक्चर के पास में चार्ज प्रेजेंट है तब हम उसका ऑक्टेट चेक करेंगे कि भाई वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। यहाँ पर अगर बात करें ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक ये 7 यहाँ पर और एक हाइड्रोजन के पास, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास बात करें आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, 4 to 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 7 और पॉजिटिव चार्ज, मतलब सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा, मतलब इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम है यहाँ पर अगर बात करें कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया होगा, 2 यहाँ पर, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 7 1 8 और हाइड्रोजन के साथ 9, लेकिन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब एक कम पड़ गया होगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस वाले कंपाउंड में हम लोग देखें कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास हैं, जबकि यहाँ CH2 ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी कम होगी जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब कि ये वाला आपका कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट वाले से। सेम एज अगला एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 7 8 एंड 9 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ इस कार्बन की बात करें कैटायन है, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। या फिर हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से भी देख सकते हैं, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है जबकि यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड है। अब अगला केस आता है कि भाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और दोनों के पास चार्ज भी है और दोनों या तो ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सेम कंडीशन है, फिर भी हमारी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो केस नंबर 5 पर आते हैं। अगर ऑक्टेट रूल भी सेम है दोनों कंपाउंड का या जितने भी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तब हम चेक करेंगे पोजीशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ इसका कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो हमेशा अपने पास निगेटिव चार्ज को रखना चाहता है। सेम एज
जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है वो हमेशा अपने पास पॉजिटिव चार्ज को रखना चाहता है। तो इसी चीज का हम फायदा उठा के यहाँ पर स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, सबसे पहला रूल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे, एक पाई बॉन्ड इसमें है, एक पाई बॉन्ड उसमें है। कंडीशन नंबर 2, ये न्यूट्रल है या चार्ज है, ये भी चार्ज है यानी निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। चलो ऑक्टेट रूल से देख लेते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6 एंड 7 एंड यहाँ पर एक 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 7 नेगेटिव चार्ज यानी 8 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट रूल भी दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, चार्ज की पोजीशन किसके पास है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये देखेंगे कि निगेटिव चार्ज किसके पास प्रेजेंट है। यहाँ पर देखें निगेटिव चार्ज कार्बन के पास प्रेजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन। तो हमने बोला जो निगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास रहना चाहेगा, जबकि यहाँ पर तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास है। तो मतलब कि ये वाला लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज है। दूसरे एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे, यहाँ एक है, यहाँ एक है। उसके बाद देखेंगे क्या कोई न्यूट्रल है, इसके पास भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ तो कोई न्यूट्रल नहीं। अब चार्ज है, चार्ज में अगर आए तो हम पहले उसके ऑक्टेट को देखेंगे, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर ध्यान से देखिए किसके पास है, कार्बन के पास एंड नाइट्रोजन के पास। यहाँ पर ध्यान से देखें तो किसके पास है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो सेम पड़ गए, इनमें कोई कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते हैं। अब बात आ गई ऑक्सीजन एंड कार्बन पर। फिर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन। तो हम क्या देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज चला गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास है जबकि यहाँ कार्बन के पास, तो स्टेबल ये वाला ज्यादा हो जाएगा। फिर से एक अगला एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। ऑक्सीजन दे रखा है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल नहीं है। नॉर्मल आप देख के इसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ इस कार्बन के पास निगेटिव चार्ज है, यहाँ नाइट्रोजन के पास निगेटिव चार्ज है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास निगेटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है कि जो कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है या पाई इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और दोनों चार्ज हैं और उनका सबका ऑक्टेट सेम है, ठीक, पोजीशन ऑफ चार्ज भी सेम है, तब आप क्या देखेंगे, अपोजिट चार्ज डिस्टेंस या फिर सेम चार्ज डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, बात करते हैं। देखिए, अगर अपोजिट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, अगर डिस्टेंस इनके बीच की इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, सेम एज अगर सेम चार्ज की डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब यही है, अगर पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव यानी कि अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में, ये ऑक्सीजन क्या है, न्यूट्रल एटम है, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल रिजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर देखें तो चार्ज है। एक बात समझ में आ गई कि न्यूट्रल वाला हमेशा चार्ज से ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब कि पहला स्टेबल ज्यादा होगा बी सी डी से, या फिर इसे ए लिख लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बी सी और डी में। यहाँ पर देखें ऑक्टेट यहाँ पर सबका कंप्लीट है। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ चार्ज। यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, इसमें भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, इसमें भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, इसमें कार्बन पर निगेटिव, इसमें भी कार्बन पर निगेटिव, इसमें भी कार्बन, यानी कि चार्ज की पोजीशन भी तीनों में सेम है। अब हम क्या देखेंगे कि डिस्टेंस, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस अप्रॉक्स सेम होगी क्योंकि दोनों ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज हैं। जबकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यानी कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी स्टेबिलिटी घटेगी। मतलब कि बी और डी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है सी से। तो हम ये मान लेते हैं बी और डी की स्टेबिलिटी अप्रॉक्स सेम है और जो ज़्यादा होगी सी से। आपको सारे रूल ध्यान से देखने हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर देखिए 3 एग्जांपल्स, ये वाला तो न्यूट्रल है
मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, सिंपल। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या बोलता था कि अगर न्यूट्रल कंपाउंड मिल गया तो हम उसके बाद चार्ज में जाएंगे। चार्ज में हमने देखा कि भाई दोनों के पास चार्ज है। अब क्या चेक करेंगे कि किसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है या अनकंप्लीट है। यहाँ कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का सेम यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या देखा, पोजीशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव, कार्बन पर निगेटिव, कार्बन यानी पोजीशन भी सेम है। अब हमने क्या देखा भाई, यहाँ पर डिस्टेंस कम है और जबकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। मतलब ए बी देन सी, क्योंकि बी के बीच की डिस्टेंस कम है। उसके बाद अगले केस पर चलते हैं कि अगर ये सारे रूल्स फेल हो जाएं, मतलब कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है और उसके बाद पोजीशन ऑफ द चार्ज या फिर ऑक्टेट रूल ये सब सेम है, तब कैसे हम डिफाइन करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाली है। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहला रूल, क्या ये न्यूट्रल है? न्यूट्रल नहीं है। अगर न्यूट्रल नहीं है तो ऑक्टेट पे जाएंगे। इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसका कंप्लीट है, सेम है। यहाँ इसका कंप्लीट है, इसका इनकम्प्लीट है। अब ऑक्टेट के बारे में हमें पता चल गया। फिर उसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, पोजीशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी कार्बन पर ही पॉजिटिव है, सेम। यहाँ पर कार्बन पर निगेटिव, यहाँ पर कार्बन पर, पोजीशन ऑफ चार्ज भी सेम है। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, बाय द यूज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस पोजीशन पर CHO ग्रुप है, यहाँ NH2 है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज को दे सकता है। मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर कम होगा। हमें पता है कि जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं। तो जितना ज़्यादा उनका चार्ज कम होता जाएगा उतनी इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ निगेटिव चार्ज, ये अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन दे भी देगा तो इस निगेटिव चार्ज का करेक्टर और इंक्रीज होता चला जाएगा। मतलब इंटरमीडिएट है और इंक्रीज होता चला जाएगा, तो ये स्टेबिलिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। या फिर आप +M और +I से भी डिफाइन कर सकते हैं कि +I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था और -I, या फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी या -I के, वैसे भी यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजोनेंस हो रहा होगा वो इक्विवेलेंट कंपाउंड में हो रहा होगा। मतलब जैसे C+O एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर कोई G ग्रुप या एटम लगा हुआ है, अगर यहाँ रेजोनेंस कराएंगे तो क्या होगा, C+O एंड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये चला जाएगा निगेटिव। मतलब जो पोजीशन ऑफ चार्ज है वो सेम एटम के बीच हो रही होगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड में यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O सेम यहाँ पर, तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं। जबकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ जा रहा है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ निगेटिव चार्ज जा रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास पहले था, अब कार्बन के पास आ गया, मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। जबकि यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के पास रह रहा है, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव पोजीशन पर होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डिक्रीज नहीं हो रही और निगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास रहना चाहेगा। इसलिए इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी। इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। यहाँ पर 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, बट फिर भी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि निगेटिव चार्ज सेम पोजीशन पर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ रेजोनेंस होगा तो निगेटिव चार्ज सेम पोजीशन पर जाएगा, यानी 2 बार इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा, एक बार इधर से एक बार इधर से। यहाँ पर एक ही बार होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं जो कि क्रॉस्ड एंड एक्सटेंडेड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक्सटेंडेड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मतलब एक लाइन से या फिर एक ही डायरेक्शन में रेजोनेंस हो रहा होगा, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। जबकि क्रॉस रेजोनेंस में बेसिकली क्या होता है,
इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे एक बार रिजोनेंस इधर हो रहा है, एक बार इधर जाएगा, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या जो इसका इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन होगा वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होगा, यानी एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। यहां पर देखिए क्या है, पाई बॉन्ड सिंगल पाई यानी एक ही डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन हो रहा है, जबकि इसमें बेसिकली स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, एक्सटेंडेड वाले की, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अभी और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे यहां पर ध्यान से देखिए आप, यहां पर क्या हो रहा है, यहां डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड डबल, एक बार रिजोनेंस इधर किया फिर दूसरी बार इधर जाएगा, यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन होगा या जो रिजोनेंस होगा वो एक ही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। जबकि अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल, यानी कि रिजोनेंस जो हो रहा है एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यानी यूनिडायरेक्शनल है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन होगा ये एक ही डायरेक्शन में होगा, इसलिए एक्सटेंडेड वाला हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू क्रॉस स्ट्रक्चर। अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो वो ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर एंड दूसरा वाला यहाँ पर नाइट्रोजन और इधर पाई बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, एक बार इधर रिजोनेंस फिर इधर, यानी एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे एक बार इधर रिजोनेंस करेगा एक बार इधर रिजोनेंस करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस रिजोनेंस, जबकि ये एक्सटेंडेड यानी स्टेबल ये वाला ज्यादा हो जाएगा। सेम एज यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, नाइट्रोजन एक बार इधर फिर इधर, जबकि यहाँ एक बार इस साइड एक बार इस साइड, तो जो स्टेबिलिटी होगी इसकी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फ्राइज रूल। फ्राइज रूल हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब बेंजीन रिंग एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच्ड हो और पीछे वाले हम कोई भी रूल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तब ये रूल कैसे काम आता है उसकी बात करते हैं। देखिए अगर आपको ऐसे लाइन में बेंजीन रिंग दे रखी हूं तो हम उसमें ये देखेंगे कि कितने उसमें बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर हैं, ठीक। वो कैसे हम चेक करते हैं, जो 2 या 3 जितनी भी बेंजीन्स होंगी उनमें जो कॉमन रिंग बना रहा होगा जो बॉन्ड, उतनी नंबर ऑफ बेंजोनाइड स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें ये वाली रिंग यहाँ पर है जबकि ये वाली रिंग यहाँ, इन दोनों में कॉमन बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर 2 बेंजोनाइड रिंग है। कैसे इसमें है, इसमें नहीं है, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें रिजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, बट इन दोनों रिंग को अटैच करने वाला या फिर कोई कॉमन पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर एक ही बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर है जो कि एक कंप्लीट रिंग है। या आप ऐसे समझिए जो कंप्लीट रिंग का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, अगर 2 कंप्लीट रिंग है तो यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ 2 बॉन्ड है, जबकि इस टाइप वाले में अगर यहाँ होगा तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ये भी। तो जो कंप्लीट होगी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ बेंजोनॉइड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। एक और एग्जांपल देते हैं, इस रिंग का और इस रिंग का दोनों का एक कॉमन पाई बॉन्ड है, यानी 2 बेंजोनॉइड हैं, जबकि इसमें एक भी बेंजोनॉइड कॉमन नहीं है, तो इसमें जो स्टेबल होगा ये वाला हो जाएगा। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चीजें समझ में आई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।